मैं सबसे पहले आप सबका इस चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के चारों तरफ हमें सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंच के बाईं तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हमारे सपेरे भाई बहन भी आए हुए हैं। दाईं तरफ मंच के भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की इस चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहां लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है। लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज के लोग, इस बार कन्नौज के लोग देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ी जीतों में मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज भी शामिल होने जा रहा है। ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे, कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल। बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है इन्हें? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कन्नौज में कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी इन्होंने, काले कानून लाने का काम किया था। और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे, बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने
आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी, ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब काले कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 किसान शहीद हुआ है। थार से किसान की हत्या हुई है। किसानों पे, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ किया, और जब कर्ज माफ करने का इन्होंने नियम बनाए तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों बताओ, गांव के रहने वाले गरीब, इनका लाखों में हजारों में कर्ज होता है, इनका कर्ज ना माफ करना पड़े, इनका कर्ज बना रहे, कर्ज इनका और सर पे चढ़ जाए, इसलिए इन्होंने नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। बीजेपी के सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, जिनका लाखों में कर्जा है, अगर वो करोड़ों में उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं तो अपने गरीबों का, किसानों का लाखों में जो कर्जा है वो माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान, ये जो नौजवान साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले गांव-गांव कार्यक्रम चलवा रहे थे, विकसित भारत यात्रा। ये विकसित भारत यात्रा का अगर सहयोग हमारे प्रधानों ने न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती। ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। हम बीजेपी के लोग कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा, विकसित भारत भी बन जाएगा और नौजवान को नौकरी रोजगार मिलेगा तो विश्व गुरु भी हमारा भारत देश बन जाएगा। नौजवान साथियों, इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया धोखा आपको? इन्होंने नौकरी निकाली, परीक्षा लिखवाई और बाद में पेपर लीक कर दिया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और एक पेपर लीक नहीं हुआ, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, सालों साल कोचिंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, किराया मांग करके, उधार कर करके इन्होंने पढ़ाई पूरी की, कोचिंग की, और जब परीक्षा लिखी, जब वो परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हो गए। बताओ ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के, भाग के, दिन रात तैयारी करता था फौज की, क्या उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी।
ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों, सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, ना आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे। याद होगा आपको, ये नेताजी ने किया था कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ला करके उसको सम्मान देते थे। ये नेताजी का फैसला था। आज अग्निवीर अगर कहीं शहीद होगा तो उसको सम्मान नहीं दे रही सरकार। अभी पंजाब का 18 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती हुआ और शहीद हो गया, और उसको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस भी नहीं दी, न सम्मान दिया, न उस घर परिवार की मदद की। और जो एम्बुलेंस लेके भी आई थी वो सरकार की एम्बुलेंस नहीं थी। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोगों को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था। आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? तो इसलिए जहां ये चुनाव हमारे आपका भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोगों को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और ये हमें आपको ये जो एक वोट देने का अधिकार है उसको भी छीनना चाहती है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है,
उसको जगह ही नहीं मिली है। उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। और जो खटारा इंजन का है, उसका पुलिस से बहुत पुराना प्रेम है। हमारे पुलिस के भाई भी लोग भी बहुत प्रेम करेंगे उनको इस बार चुनाव में। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। और ये सरकार वाले बताएं, जिनकी नौकरी छीनी, बताओ हर नौजवान की नौकरी छीन ली परीक्षा देने वाले की। जो अगर हम कुल मिला के जिनके परीक्षा कैंसिल हो गई, जिनका पेपर लीक हो गया, वो ऐसे 60 नौजवान हैं। 60 लाख। अगर 60 लाख नौजवानों का और उनके मां बाप को जोड़ लें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज हैं। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो बताओ इनका 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 2,25,000 कम वोट। तो बताओ बीजेपी बचेगी कैसे इस बार? क्या बचेगी बीजेपी इस बार? और इस बार तो हमारे क्षत्रिय भाइयों ने, हमारे क्षत्रिय भाई इस बार तलवार से नहीं, मतदान मतवार करने जा रहे हैं। मत का वार करेंगे इनके ऊपर। जो लोग कभी अपनी तलवार से वार करते थे, इस बार मतदान से वार करेंगे। मतवार होने जा रहा है। बताओ मतवार होगा इनके खिलाफ के नहीं होगा? हमारे लोधी समाज के लोग जो मेहनत करते हैं खेत, और हमारे गांव से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाते हैं। सोचिए, शाम के समय पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि लोधी समाज का वोट तो हम, क्या कह रहे थे? शाम होते ही भाषा बदल जाती है। हमें कारण नहीं पता है कि क्यों कारण शाम होते ही भाषा बदल जाती है। बताओ हमारे लोधी समाज को क्या अपमानित कर रहे थे कि पैसे को लेकर के अपमानित करने का काम किया। ये लोधी समाज के लोग, हमारे लोधी राजपूत समाज के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। वीरांगना अवंतीबाई के परिवार के सदस्य लोग हैं। जिन लोगों ने अपमानित किया है उनको इस चुनाव में अपने वोट से हिसाब किताब करने का काम करेंगे। और अपने लोधी राजपूत समाज के लोगों को मैं कह के जा रहा हूं। मैं रसूलाबाद में हवाई पट्टी पे उतरा था। उस हवाई पट्टी पर केवल एक बार हवाई जहाज उतरा। दोबारा ये सरकार ने हवाई जहाज नहीं उतारा, खराब कर दिया। कोई इस हवाई पट्टी पे दोबारा उतरा तो मैं उतरा। मैं अपने लोधी समाज के भाई बहनों कहना चाहता हूं कि वो एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसका नाम वीरांगना, बोलो उनके नाम पे कर दें कि नहीं करें हम लोग? वीरांगना अवंती भाई, उनके नाम पर हम लोग करने का काम करें। न केवल वीरांगना अवंती भाई के नाम पर वो एयरपोर्ट होगा, बल्कि तिरवा में जो पैरामेडिकल है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के सामने है, उसको भी उनके नाम से उनको सम्मान देने का काम करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर हो गया है, ना उसका कोई नाम हटा पाएगा
और न कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण उस मेडिकल कॉलेज से खत्म कर पाएगा। जैसे आरक्षण से उन्हें डॉक्टर पढ़ने की अनुमति मिली है, उनकी संख्या बढ़ी है, उसको और बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका था, ये हमारे पुराने नेता जानते होंगे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो सड़कें ऐसी थीं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे। हसेरन, इंदरगढ़ आना, नादेमऊ जाना, और इस इलाके में जाने में पूरा दिन लग जाता था, एक कोने से दूसरे कोने तक। जब यहाँ के विधायक रहे अनिल पाल जी के पिताजी विजय बहादुर पाल जी, वो जब हमारे साथ चलते थे तो बताते थे कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जाने कितने दिन सड़क बनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। तब भी सड़क नहीं बन रही थी। अगर किसों का जाल बिछाया तो समाजवादी लोगों ने चारों तरफ सड़क बिछाने का काम किया। जब कभी खड़नी से निकलते थे तो बताओ खड़नी में कितने गहरे गड्ढे होते थे। खड़नी, और जब कभी चपुन्ना से उधर जाते थे हम लोग एरवा कटरा या सौरे की तरह, तो बबूलों से अपनी गाड़ियों को रगड़ देती थी, तब जाकर के निकल पाते थे। बताओ आज शिवरामऊ, सौरे, एरवा कटरा 4 लेन की सड़क है कि नहीं है? बताओ आप। ये सब सड़कें हो गई हॉटमिक्स क्या नहीं हो गई? और जितने तार, जितने ट्रांसफार्मर, जितना बिजली का इंतजाम किया, ये बीजेपी के चुनने के बाद ये सब बिजली आना बंद हो गई। बताइए, बताओ बिजली आना बंद हो गई बीजेपी सरकार में क्या नहीं? और बिजली आ भी रही तो बताओ बिल कितना देना पड़ रहा है। और मीटर लगा दिया वो अलग, और जब बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? और बिजली आ नहीं रही है। जितनी समाजवादियों ने बिजली बनाई उतनी ये बिजली भी नहीं बना पाए, न गांव तक पहुंचा पाए। मुझे याद है जब देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुलाकात में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे राय और सुझाव दिए थे, जिन सुझावों को हमने पूरा किया। और उस समय आपको याद होगा कि यहीं पर कलाम साहब आए थे, फकीरे पुरवा में हम लोगों ने उनको कार्यक्रम में बुलाया था, और उस गांव को वो बिजली की सुविधा दी थी कि आंधी तूफान भी आ जाए, तार टूट जाए, ट्रांसफर फूक जाए, लेकिन गांव की बिजली नहीं जाती थी। और बिजली न जाने के साथ साथ उनको कभी बिल नहीं देना पड़ता था, पूरे गांव की फ्री बिजली थी। वही योजना कई गांवों में शुरू कर दी हमने, लेकिन इस सरकार ने उस गांव के अलावा किसी गांव में वैसी बिजली नहीं लगने दी। और उस गांव में जो लगी हुई बिजली का इंतजाम था वो इस सरकार ने खराब कर दिया, फेंक दिया, खराब कर दिया। आज उस गांव के लोग उस बिजली के प्लांट से बिजली नहीं पा रहे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी। ये बताइए धोखा हुआ क्या नहीं हुआ? और उमरदा में हम लोगों ने दूध का प्लांट लगवाया था और गाय के दूध का कारखाना लगवाया था, जिससे गाय के दूध से बनी हुई चीजें हमारी बाजार में पहुंचे, शहरों में पहुंचे और हमारे किसानों को लाभ हो। मैंने उस समय कहा था, आपको याद होगा, कि अपने किसान भाइयों को अगर भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा पैसे में हमें प्रति लीटर
अगर दूध खरीदना पड़ेगा तो अपने गांव में रहने वाले किसान भाइयों के गायों का 4 रुपए महंगा दूध खरीद करके उस कारखाने को चलाएंगे। इस सरकार ने न किसानों को रेट बढ़ के दिया, बल्कि वो कारखाना था वो बंद करा दिया। अब बंद हो गया। आपके बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते, वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिया। बताओ ये बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? और ये बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन वाला। बताओ सबके वैक्सीन लगवा दी? वैक्सीन लग गई सबके? और ये हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें दबाव डाल करके इनके वैक्सीन लगवा दी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट देखेंगे। बताओ इनकी जान को खतरे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया बीजेपी वालों ने? और जब सर्टिफिकेट देखेंगे वैक्सीन का तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे, ये हम जानते हैं। वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हमारे जैसे और भी साथी होंगे, हैं कुछ साथी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन वालों से भी पैसे वसूल लिए। बताओ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसे वसूले इन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा वसूल लिया इन्होंने। 1000 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़। जो मीट का कारोबार करते हैं उनसे भी पैसा वसूला इन्होंने। बीजेपी वालों ने जो मीट का कारोबार करते हैं उनसे चंदा वसूला, वैक्सीन से वसूला। और ये जो पैसा वसूला है इसी की वजह से महंगाई है। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखे हैं, हमारे किसानों की बोरी से चोरी। बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। हम लोगों ने आप लोगों को लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, याद है? और जहां कहीं किसी पर होगा वो आज भी चल रहा होगा, जब उसको चलाते होगे तो नेताजी की तस्वीर दिखाई देती होगी। इन्होंने इसकी भी नकल कर ली, तस्वीर की अपनी तस्वीर डाल दी। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, ये कितना दे रहे हैं बताओ? मोबाइल। हम लोगों ने तस्वीर डाली तो इन्होंने भी तस्वीर डाल ली, और ऐसे उंगली घिसते रहो। बताओ चलता है कि नहीं चलता है? बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया? और हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे। आज बताओ राशन में क्या मिल रहा है?
क्या मिल रहा है राशन में? ये बाजरा क्या ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? बताओ क्या राशन में मिल रहा है? 400 रुपए का राशन और महंगाई से आपसे हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए। आप घर जाके हिसाब किताब लगाना। 400 रुपए का राशन देके महंगाई करके बताओ हजारों रुपए ये वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया और दवाई का जो पर्चा था, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? दवाई के पर्चे छोटे हो गए कि नहीं हो गए? अरे जो पेट दर्द की दवा है वो भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बुखार की दवा महंगाई हो गई। सोचिए इन सरकार के लोगों ने दवाई से लेकर के सब महंगा कर दिया। महंगाई कहां पहुंच गई? ये मुनाफा कमाने के चक्कर में महंगाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन की सरकार बनने पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से बड़े लोग, संपन्न लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ उन्हें पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, क्योंकि आटे का बाजार बढ़ गया। तो हमारे बाबा रामदेव योग छोड़ करके आटा वो भी पैक करके बेचने लगे। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता के साथ अपने गरीबों को पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम करेंगे। डाटा इसलिए, डाटा, आटा पौष्टिक और फ्री डाटा देने का काम करेंगे, क्योंकि आज डाटा से ही सब कुछ चल रहा है। मोबाइल से लेकर के सब जानकारी हासिल हो रही है। इसलिए हम लोग आपकी मदद करेंगे, विकास करेंगे। यही हसेरन हमारे सांसद जी ने गोद लिया था, गोद लेकर के भूल गए, गोद लेके गोल कर दिया उन्होंने विकास। यहां पर हमारे शिक्षा मित्रों को भी धोखा दिया इन्होंने। ये हमारे अनुदेशक हैं, इनके साथ भी न्याय नहीं किया है। हर वर्ग के लोगों को दुख पहुंचाया इन्होंने। इसलिए मैं जानता हूं इस बार कन्नौज की सुगंध नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए, नकारात्मक भाषा बोलने वालों के खिलाफ मतदान करने जा रही है। इस चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव और नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा। सफाया करोगे आप लोग? अपनी माताओं बहनों के लिए पढ़ाई से लेकर के इंडिया गठबंधन ने तय किया कि इन्हें लखपति कैसे बनाया जाए। इन्हें लखपति साल में बनाने का काम भी इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं सरकारी विभाग में, वो भरी जाएंगी और अपने किसानों से लेकर के नौजवानों को सुविधा दी जाएगी। बताओ मदद करोगे आप लोग? अभी तक जहां जहां प्रचार कर रहे थे हम लोग दूसरों के लिए सहयोग और मदद मांग रहे थे, दूसरों के लिए अपील कर रहे थे जनता से। लेकिन कन्नौज आते आते हमें अपने लिए भी आपसे मदद मांगनी पड़ रही है। बताओ आप लोग हमारी मदद करोगे? अभी तक तो औरों के लिए वोट मांग रहे थे। बताओ वोट देकर के हमारे जिताओगे हमें? ये सही है। बड़ी राजनीति में हम लोग बड़ी राजनीति में उलझ गए।
हम लोगों ने नेताजी खोने के बाद नेताजी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। न केवल हम लोगों ने नेताजी को खोया, हमें याद है जब पहला हमारा चुनाव था तो हीरालाल यादव जी भी थे, वो भी यहीं से विधायक रहे। विजय बहादुर पाल साहब भी थे, बहुत सारे और नेता, अनिल दौरे से लेकर के और नेता थे, कप्तान सिंह यादव जी थे। बहुत सारे नेताओं के साथ उस समय उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया, राजनीति में आगे बढ़ाया उन लोगों ने। आदरणीय छोटे सिंह यादव जी हैं और हमारे नेता हैं जो पहले दिन से जब चुनाव में लड़ना शुरू किया हूं तब से साथ हैं, और हम लोगों ने ईमानदारी से कन्नौज लोकसभा का जो कुछ विकास हो सकता है हम लोगों ने विकास कराने का काम किया है। इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी से लेकर के जो सुविधाएं दे सकते थे दी हैं। और एक समय ऐसा आया था, देश और दुनिया की जब सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी तो हमने उसकी लाइन अपने कन्नौज से ही बीच से गुजारने का काम किया। आज जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यहां से जब चढ़ जाते होगे उस पे तो महसूस करते होगे कैसी सड़क बनी है। बताओ, सड़क बना दी ऐसी, दिल्ली लखनऊ को जोड़ दिया कन्नौज से, और बिना भेदभाव के समाजवादियों ने काम किया। ये एम्बुलेंस जो चल रही थी गरीबों के लिए, इस सरकार ने एम्बुलेंस खराब कर दी। हमारी माताएं बहनें अगर इलाज के लिए जाएं तो एम्बुलेंस अब समय पर नहीं आती। एम्बुलेंस आ भी जाए तो अस्पताल में इलाज और दवाई नहीं है। इन्होंने न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की बल्कि अस्पतालों में इलाज, दवाई कुछ नहीं रखा। ये पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी। आप पुलिस को जब बुलाते हो तो जैसे 12 बढ़ गया वैसे ही इन्होंने अपना वसूली भी बढ़ा दी, और 100 नंबर मिलाते हो घटना में पहुंचती है, दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। ये हो रहा है इस सरकार में। इसलिए मदद करना आप लोग। हम आपसे अपने लिए निवेदन करने आए हैं। बताओ, जिताओगे आप लोग और ये धोखेबाजों को हराओगे, और जिनकी शाम होते ही भाषा बदल जाती है, जिनकी शाम होते ही भाषा बदल जाती है, अपमानित करते हैं समाज के लोगों को। हमारे साक्ष समाज के लोग बैठे होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, जैसे इन्होंने वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा हटाई, मूर्ति हटाई, वैसे ही भगवान बुद्ध की भी मूर्ति हटा दी थी इन्होंने। मैं जानता हूं अपने हर समाज के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इन्हें हटाइए। भाजपा हटाओगे तो महंगाई कम होगी, भाजपा हारेगी तो संविधान बचेगा, भाजपा हारेगी तो नौकरी मिलेगी, भाजपा जाएगी तो खुशहाली आएगी। भाजपा हटाओ सब मिलकर के, यही निवेदन में आप सबके नाम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सबका।